हिंदुस्तान के ताज में कोहिनूर हीरे से भी कीमती हीरा, जिसने हिंदुस्तान की शान शौकत में चार चांद लगा दिए। किसे शायर की वो पंक्तियां खूब याद आती हैं, पद्मश्री फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के जीवन को देख के। हाथों की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। वो मिल्खा सिंह जिन्होंने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया, वो मिल्खा सिंह जिन्होंने कई कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना भी किया, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डटे रहे, लगे रहे, चट्टान की तरह खड़े रहे, मौत के साथ भी टक्कर ली, आगे बढ़े और हर मैदान में फतेह हासिल की। आज वो ही लिविंग लेजेंड मिल्खा सिंह हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। भाई, मिल्खा सिंह को सुनने वालों को सबको नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटी ने जो शेर सुनाया है, ये शेर जो है हर इंसान पे लागू होता है। और इस शेर का सुनाने से पहले मैं आपको मतलब भी, इसका मीनिंग भी बता दूँगा। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती। अगर ये हाथ की लकीरें आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ, ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी दुनिया में बना देता है। मगर मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। तो वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती जी। अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। अज़म जो है एक उर्दू का लफ्ज़ है, उसका मीनिंग ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो ज़मीन से उठ के आसमान को छू लेता है। आज आपने मिल्खा सिंह की बात की। मिल्खा सिंह की स्टोरी तो सारी दुनिया को मालूम है। मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। शुरुआत हम आपके बचपन से करेंगे कि मिल्खा सिंह का बचपन किस तरह का रहा, क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ा है आपके बारे में और आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है जो आपने अपनी बेटी के साथ भी लिखी है, और उसके हिसाब से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। इनिशियल पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, और 1947 का पार्टीशन वाला जो दौर है, आपका बचपन जो है उस दंगों की लपेट चढ़ा। उसी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। वो जर्नी जो आपकी पाकिस्तान से शुरू होती है, वो भारत में जब आप आते हो, काफ़ी खट्टी मीठी जो है यादें रही होंगी आपके बचपन की, वो कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? हाँ, ये सही बात है कि बात ये है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान कभी डिवाइड नहीं होना था। ये सारा कुर्सी का झगड़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच में। अगर प्राइम मिनिस्टरशिप जिन्ना को मिल जाती जी। तो शायद मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो ये कुर्सी की लड़ाई थी यहाँ पे जिन्ना में और नेहरू जी के बीच में। मगर अंग्रेज़ जाते जाते ये सारा काम कर गए कि उन्होंने ही जिन्ना को उंगली दी कि आप पाकिस्तान अपना अलग क्यों नहीं करते हो। तो ये अगर आज पाकिस्तान बना है तो जिन्ना की वजह से बना है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से बना है। अदरवाइज़ इंडिया एक ही रहना था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने पूछा कि पार्टीशन के बारे में। बच्चे, पार्टीशन के बारे में आपको मालूम नहीं है। यहाँ तो कुर्सी की लड़ाई थी, मगर वहाँ और यहाँ इंडिया के अंदर हज़ारों और लाखों की तादाद के अंदर लोग मारे गए, जिसमें मेरा पूरा परिवार था। मेरा पूरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, सब मेरी आंखों के सामने कत्ल किए गए। और आज जो फिल्म बनी है भाग मिल्खा भाग, ये मेरे बाप के लफ्ज़ थे कि मिल्खा तू भी भाग, यहाँ से जंगल में घुस जा, अदरवाइज़ तेरे को भी ये जान से मार देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और लोग जो मरे हैं गरीब लोग मरे हैं सारे। तो मुझे सारी चीज़ याद है कि गुरुद्वारे के अंदर हमारे औरतें वहाँ पे काफ़ी, 2 सरदारों के गांव थे। एक दूसरा गांव जो था करीबन कोई 2 किलोमीटर के ऊपर था, वो उस गांव की भी औरतें हमारे गुरुद्वारे में आके वहाँ पे ठहरीं और लंगर बनता था, और हम तलवारें लेके गलियों के अंदर पहरा दे रहे थे, खड़े थे कि कोई आदमी अंदर ना आए गांव के अंदर। मगर उन लोगों की ये शर्त थी कि अगर आपने यहाँ पे रहना है। पहले तो ये था कि हमारे गांव को तो मालूम ही नहीं था
कि ये इंडिया पाकिस्तान क्या हो रहा है। जी। क्योंकि जो लोग गांव में रहते थे ना तो वहाँ अखबार जाता था, पेपर जाता था, ना कोई टीवी था, ना कोई ऐसी चीज़ें थी जिससे पता चल सके। तो वो जो कोई सिटी के अंदर जाते थे, क्योंकि हमारा गांव जो था सिटी से 10 किलोमीटर था, जी। क्योंकि मैं भी स्कूल पढ़ने के लिए जाता था सिटी के स्कूल में, तो 10 किलोमीटर जाता था और 10 किलोमीटर आता था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पार्टीशन के बारे में हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा था कि जितनी गुरुद्वारे के अंदर औरतें थी बंद की हुई, तो उनकी एक हमें कंडीशन थी मुसलमानों की वहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे मुसलमान बन जाओ तो इसमें रह सकते हो, यहाँ पे रह सकते हो, अदरवाइज़ आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमारे गांव वालों ने ये फैसला किया कि हम गांव छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जानवर हैं, गाय है, भैंस है जी। और चीज़ें हैं, सारी ज़मीन छोड़ के हम कहाँ जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने ये फैसला किया कि कोई भी आदमी जो है अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता, मुसलमान हिंदू नहीं बनना चाहता, हिंदू मुसलमान नहीं बनना चाहता, सिख जो हैं वो मुसलमान नहीं बनना चाहते या मुसलमान सिख नहीं बनना चाहते। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि ये हमारे गांव ने फैसला किया कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे और ना ही हम गांव छोड़ के जाएंगे। तो उस वजह से ये सारा झगड़ा खड़ा हुआ और मुसलमानों ने हमारे गांव पे अटैक किया और हमारे सारे आदमी मार दिए, और औरतें जो गुरुद्वारे के अंदर बैठी थीं वो सारी की सारी गुरुद्वारे के अंदर ही जल गई और बच्चे भी साथ जल गए। मुझे लगता है वो दौर तो आपने खुद हंडाया, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके माता पिता को आपने खोया, आपके सामने उनको मार दिया गया। तो काफ़ी वो डरावना ऑफ कोर्स दृश्य रहा होगा कि एक बच्चे, एक मासूम बच्चे खेलने कूदने की उम्र में जब आपका बचपन जो है उन दंगों की लपेट में चढ़ गया, तो उस समय आपके जहन में क्या आया था? मेरे जहन में बच्चे, मैं तो यही, जब मैं दिल्ली पहुंचा, आपको मालूम नहीं है, गाड़ी के अंदर छुप के और लेडीज़ कंपार्टमेंट के अंदर नीचे सो के, और जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली भी बुरा हाल था। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं, लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं, हैज़ा से मरे पड़े हैं लोग, और कोई पूछने वाला नहीं है, ना पानी पीने के लिए है, ना रोटी खाने के लिए है, ना कोई जॉब है, कुछ भी नहीं है। तो अकेले प्लेटफार्म पे पड़े हुए थे। तो वो चीज़ें कभी भूल ही नहीं जा सकती। तो मैं आपको बता रहा था कि ये हुआ हमारे गांव के साथ। और फिर मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ आने के बाद भी मैंने कोशिश की कि मैं आर्मी में जाऊँ। 3-4 बार गया, मगर हमारे उस ज़माने में भी रिश्वत चलती थी। आप हैरान होंगे, 48-49 के अंदर मैंने ट्राई की आर्मी में जाने के लिए। अगर 50 पोस्टें निकली हैं तो 5000 आदमी वहाँ पे खड़ा है 50 पोस्टों के लिए। तो जिसकी सिफारिश होती या जो पैसा जो देता था वो निकल जाता था और बाकी आदमियों को बाहर निकालते थे। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी चेस्ट भी पूरी थी, मेरी हाइट भी पूरी थी और वेट भी पूरा था, सब कुछ मेरा ठीक था, मगर नहीं लिया गया क्योंकि मेरी सिफारिश नहीं थी। तो ये चीज़ें, पुरानी जो चीज़ें हैं बच्चे, वो कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं जा सकती, और वो सारा सब कुछ फिल्म के अंदर वो दिखाया जा चुका है। वही मुझे लगता है, जो 10 किलोमीटर रोज का जो फासला आप तय करते थे स्कूल से लेके घर से स्कूल जो आप भाग के जाते थे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा आर्मी में एंट्री के लिए। नो डाउट, जैसे आप बता रहे हो कि 2-3 बार आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, उसके बाद फिर आप आर्मी में आपको मौका मिला और आपने आर्मी में सर्व भी किया। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मैं नंगे पाँव रोज़ जाता था 10 किलोमीटर पढ़ने के लिए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, मई जून के महीने के अंदर, और 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, और रास्ते में रेत के टिब्बे हुआ करते थे, और जहाँ भी ग्रास का पैच मिलता था वहाँ पे भाग के हमने जाना और वहाँ पे खड़े होकर अपने पाँव ठंडे करने। एक लड़का और मेरे साथ जाया करता था, साहब सिंह, मुझे याद है, वो तो मारा गया पाकिस्तान के अंदर। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो थी, मैंने वो 10 किलोमीटर जो आता जाता था उससे मेरा स्टेमिना बन गया था। बिल्कुल। तो जब मैंने आर्मी ज्वाइन की 51 के अंदर, आर्मी में गया, तो अभी मुझे 15-20 दिन ही हुए थे गए हुए। तो आर्मी के अंदर आपको मालूम है क्रॉस कंट्री होती है। अब मिल्खा सिंह को तो मालूम ही नहीं भी क्रॉस कंट्री चीज़ क्या है। जब रोल कॉल होती है शाम को, सारे जवान इकट्ठे होते हैं, तो वो उनको
नेक्स्ट डे का प्रोग्राम सारा बताया जाता है आर्मी के अंदर। जी। तो मुझे याद है कि रोल कॉल के अंदर उन्होंने कहा जी कल 5 मील की क्रॉस कंट्री है। हमारे ज़माने में माइल हुआ करते थे, आजकल तो किलोमीटर हो गए हैं ना। तो वो मुझे समय याद है, टाइम याद है कि रात को रोल कॉल में उन्होंने कहा कि कल सुबह जो है 5 मील की क्रॉस कंट्री है, उसमें सारे ये 300-400 जवान दौड़ेंगे और उसमें से जो पहले 10 नंबर पे आ जाएंगे उनको सेलेक्ट करके फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बेटे अब रात को जाके जो आर्मी की बैरक होती है, उस बैरक के अंदर जो है ये नहीं कि हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, सरदार अलग हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। आर्मी के अंदर सब एक साथ रहते हैं। तो उस बैरक के अंदर ये बातें हो रही थी भी कल 10 मील की दौड़ है, तो उसके अंदर कौन कौन से आदमी सारे हम दौड़ेंगे, तो देखते हैं कौन आदमी आता है नंबर पहले पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। तो मैंने ये बातें सुनी। तो अब सुबह जब क्रॉस कंट्री थी तो गए वहाँ पे, विसल लगाई उन्होंने, तो हमने दौड़ना शुरू कर दिया। तो वो 5 मील की क्रॉस कंट्री के अंदर 2.5 मील के ऊपर जाके एक चिट मिलती है आपको, पर्ची मिलती है, वहाँ से आप वापस आते हैं। तो जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो पेट चढ़ गया, बैठ गया रास्ते में। तो इसी तरह से जवान कुछ आगे जा रहे हैं, फिर जब पेट को मैंने दबाया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया। तो मेरा वो जो 10 किलोमीटर में जाता था गांव के अंदर रोज़, वो स्टेमिना मेरा थोड़ा सा बना हुआ था। तो मैं करते कराते ख़त्म कर गया, 6ठे नंबर पे आया। मगर मुझे मालूम नहीं था उस टाइम, जब रेस ख़त्म हुई तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं 6ठे नंबर पे आया हूँ। तो जब रात को रोल कॉल दोबारा हुई, जब जवान सारे इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे उन्होंने नंबर 1 का नाम लिया, नंबर 2 का नाम लिया, नंबर 3 का नाम लिया। करते करते 6ठे नंबर पे उन्होंने मिल्खा सिंह का भी नाम ले लिया। तो जब 6ठे नंबर पे मिल्खा सिंह का नाम लिया तो मुझे तो खुशी होनी थी। मैं जंप मारा मैंने रोल कॉल के अंदर। और फिर जब मैं बैरक में वापस गया, अब जिस आदमी को कोई नहीं जानता, एकदम बैरक के अंदर जाके आपको जवान कंधे पे उठा लें, मिल्खा सिंह जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो वो मुझे दिन याद है। तो वो चीज़ मुझे इतनी इंस्पायर कर गई कि मैंने कहा जिसको कोई भी नहीं जानता, मुझे वो कंधे पे उठा रहे हैं। हमारे ज़माने में अगर आपके लिए कोई ताली भी बजा दे तो एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो बच्चे मैं शुरुआत जैसे मैंने पाकिस्तान से की, क्योंकि पाकिस्तान में आपका बचपन बीता और पाकिस्तान के एक गांव से आप बिलोंग करते थे। उसके बाद सारा जो एपिसोड दंगों वाला हुआ, 1947 पार्टीशन वाला, मैं यही समझना चाहती हूँ कि एक समा वो था जब पाकिस्तान की धरती से आपको बड़े सारे घाव मिले, और अगर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का अवार्ड मिला वो भी पाकिस्तान की धरती से मिला है। आप पाकिस्तान से नफरत करते हैं, मैंने एक इंटरव्यू में भी सुना है, और आप जाना नहीं चाहते थे जब वहाँ पे एक कंपटीशन था रेसिंग का। फिर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने आपको भेजा और फिर आप वहाँ जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ही आपको फ्लाइंग सिख का अवार्ड देता है, क्योंकि पाकिस्तान के मशहूर रेसर अब्दुल को आप पिछाड़ते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ही आपको इतना मान सम्मान और प्यार देता है। वो एक दौर वो था जब आपको पाकिस्तान ने घाव दिए, दूसरा दौर ये भी था, वही पाकिस्तान जिस धरती से आप नफरत करते थे, वो इतना मान सम्मान और प्यार पाकिस्तान से मिला। सो इस दोनों पलों को आपने किस तरह लिया, कैसे बैलेंस किया? हाँ, वैसे आपकी बात ठीक है बेटे कि भाई एक अब्दुल खालिक रनर था उनका पाकिस्तान का जी, जो कि मिल्खा सिंह से पहले एशिया के अंदर वो फास्टेस्ट आदमी माना जाता था, अब्दुल खालिक जो था। हाँ जी। तो अब्दुल खालिक को मैंने पहली बार 1958 एशियन गेम जो टोक्यो में हुई, जापान में हुई, वहाँ पे मैंने हराया। वो भी मैं समझता हूँ कि लकली मैं जीत गया, फ़ोटो फिनिश के ऊपर उससे जीता मैं। मगर उस बात को अब्दुल खालिक ने तो महसूस किया ही किया, मगर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा महसूस किया कि ये कौन सा लड़का है जो निकला है नया, जिसने हमारे अब्दुल खालिक को हराया है। तो बेटे वो हुआ ये कि मैं जब इंडिया को वापस आया तो फिर 2 साल के बाद मुझे इनविटेशन आया पाकिस्तान से अब्दुल खालिक के साथ दौड़ने के लिए, 1960 के अंदर। जी। तो जब वो इनविटेशन आया तो मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए इनकार किया कि वो जो पार्टीशन में हमारे साथ हुआ था
बिल्कुल। मेरी माँ बाप को, मेरे बहन भाई को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया, तो वो चीज़ें मुझे भूल नहीं रही थी। तो मैंने, प्रेस वाले जब आए मुझे कि ये पाकिस्तान से इनविटेशन आया है, आप जा रहे हो, मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा। उनका क्यों, आप क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने कहा उसकी वजह ये है कि भी जो सीन मेरे साथ हुआ 1947 के साथ, वो मैं नहीं भूल पाऊंगा और मैं पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो वो न्यूज़पेपर में छप गई। पेपर में छपी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो काफ़ी, जब मैं 58 में गोल्ड मेडल जीत के आया तो उस टाइम पंडित जी ने अपने घर बुलाया था मुझे, बहुत प्यार करते थे मुझे। तो हुआ ये कि पंडित जी ने आदमी भेजा और मैं नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस किया करता था। तो वहाँ से वो आदमी मुझे पंडित जी के घर लेके गया। तो पंडित जी मुझे कहते हैं, मिल्खा जी क्या बात हो गई है, आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान? मैंने कहा सर जो कुछ हमारे साथ हुआ है आपको तो मालूम है। नहीं आप भूल जाओ उस चीज़ को। मुझे कहते हैं आपको पाकिस्तान जाना है क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो दोस्ती बढ़ाती है, जो प्यार बढ़ाती है। तो मुझे तो ये बात सुन के बड़ा मेरे दिल के अंदर ये बात बैठी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहते हैं नहीं आपको पाकिस्तान जाना ही है, मेरे कहने से जाना है, आप फिक्र मत करो जाइए। तो मुझे याद है बेटे कि मैंने वो गया मैं पाकिस्तान, और जो उन्होंने मेरी इज्जत की वो मैं आपको बता नहीं वो सकता। पल कैसे थे? क्योंकि जब उन्होंने उठ के ये कहा आपसे कि आप दौड़े नहीं, आप उड़े हैं, और फ्लाइंग सिख का खिताब भी आपको दिया। हाँ बेटे, किस तरह का वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वाघा बॉर्डर पे पहुँचा और वहाँ से करीबन कोई 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है लाहौर, तो इन्होंने एक फूलों से जीप सजाई हुई थी पाकिस्तान वालों ने। तो उन्होंने आके जो हमारी बस वहाँ पे गई, मेरे साथ 50 लोग और भी थे जो दौड़ने वाले वहाँ जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया की टीम के। तो मैं कैप्टन था इंडिया की टीम का। तो उन्होंने कहा जी मिल्खा सिंह कौन है? तो उन्होंने बताया सब ने कि ये बस में ये हैं जी। कहते उनसे कहिए वो बस से नीचे आए। तो मैं बस से नीचे आया तो वो जीप, वो वाघा बॉर्डर जब हमने क्रॉस किया, जब उन्होंने स्टैंप लगाई हमारे पासपोर्ट के ऊपर, तो जब हम अंदर हुए तो उन्होंने मैंने देखा कि एक जीप जो है वो फूलों से सजी हुई है, खड़ी है, और उसके अंदर 2 झंडे लगे हुए हैं, एक पाकिस्तान का और एक इंडिया का। और उन लोगों ने मुझे उस जीप के अंदर खड़ा किया। हमारी बस धीरे धीरे पीछे आती रही दूसरे जवानों के साथ, जीप में खड़ा करके, और चारों तरफ हमारे सड़क के दोनों तरफ लोग हज़ारों की तादाद के अंदर खड़े थे, और वो मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ऐसे ऐसे तिरंगा वो लहराते हुए झंडे, तो हम उन बीच में से गुजरते हुए लाहौर पहुँचे। लाहौर फ्लैटी होटल के अंदर, मैं तो उर्दू पढ़ा हूँ बचपन के अंदर, तो उर्दू के अंदर एक पेपर पढ़ा था वहाँ पे मेरे रूम के अंदर, और उस रूम के अंदर उस पेपर के अंदर लिखा हुआ था अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। ये चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि ये क्या इन्होंने लिख दिया पेपर के अंदर। तो ऐसे था कि फिर हम जो दूसरे मेरे साथी थे वो कहने लगे कि हमने सुना है जी लाहौर के अंदर जो फूड स्ट्रीट है वो बड़ी मशहूर है, तो हमने वहाँ पे खाना खाने के लिए जाना है। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं वहाँ पे। तो वो फ्लैटी होटल से हार्डली 10 मिनट की वॉक होगी। तो हम जब 10 मिनट सारे के सारे 50 लोग वॉक करके जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर हमने देखा कि सड़कों के ऊपर बैनर्स लगे हुए थे, और बैनर्स के ऊपर भी वही लफ्ज़ लिखे हुए, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर, अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की टक्कर। तो वो पढ़ते हुए हम चले गए। जब गए फूड स्ट्रीट में, तो एक तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि सब लोग हमें वेलकम कर रहे थे, आइए आइए सरदार जी, क्या खाएंगे? दाल खाएंगे, मीट खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मच्छी खाएंगे, घी में, देसी घी में खाएंगे, मक्खन में बनाए हम, किस में। तो वो उन्होंने हमारी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त और मान किया। फिर एक दुकान में हम गए जहाँ पे उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद जब हम पैसे देने लगे
वो कहते हैं नहीं सरदार जी, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हमने खाना खाया है, आपको तो पैसे लेने होंगे। कहते नहीं जी, हम पैसे नहीं लेंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कहा हो सकता है कि ये चीज़ें उन्होंने इज्जत और मान दिया हो हमें, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। अच्छा, जैसे आपकी ऑटोग्राफी के बारे में बात करूंगी, जिस तरह उसमें लिखा गया है, तो ये बात बहुत साफ होती है कि बड़े सारे डार्क डेज भी आपके जीवन में रहे, और डेफिनेटली अमूमन है कि जब इस तरह का दौर आता है, बड़े सारे अप डाउन्स आते हैं, तो एक बार ही तो इंसान कहता है गिव अप करने की सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप आइकन हैं लोगों के लिए, आप एक तरह की डायरेक्शन भी देते हैं लोगों को, है ना, ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। सो उसको कैसे ओवरकम आपने किया, अपनी जो हर्डल्स थी उसको कैसे आपने पार किया? आपको लगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, वो जो एक पॉइंट होता है, वो कहते हैं ना हार के बाद वाली जीत, वो मैं समझना चाहती हूँ। नहीं बच्चे, पहले तो आपने जो फ्लाइंग सिख का सवाल पैदा किया था ना, वो उसका तो मुझे जवाब पूरा देने दो। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मुझे याद है कि 60,000 आदमी लाहौर स्टेडियम के अंदर बैठा था, जहाँ पे अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की रेस होनी थी। जी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि टोक्यो एशियन गेम्स के अंदर 58 में पाकिस्तान ये समझता था कि मिल्खा सिंह का फलूक जैक्स कहते हैं बाई चांस जीत गया, तो इसीलिए उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा कि हम यहाँ पे उसको मिल्खा सिंह को अपने पाकिस्तान के अंदर हरा के वापस भेजें। तो बेटे, तो रेस होने से पहले तो हम जब स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए, तो मुझे अभी तक याद है कि 3 मौलवी जो थे ऊपर से उतर के आए, पौड़ियों से स्टेडियम के अंदर से आए, वहाँ से उतर के, और अब्दुल खालिक को कहते हैं खुदा हाफिज़, कि खुदा आपको दुश्मनों से फतेह दे। तो जब उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किए तो मुझे गुस्सा आया बहुत। तो वो जब ये चीज़ कह के वापस जा रहे थे, मैंने कहा मौलवी जी यहाँ आइए। मैंने उनको वापस बुला लिया। वापस बुला के उनसे मैंने ये कहा कि मौलवी जी हम भी खुदा के बंदे हैं। नहीं नहीं, खुदा आपको भी ताकत दे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। जब रेस शुरू हुई, मुझे याद है कि कमान अब्दुल खालिक, कमान अब्दुल खालिक के नारे लग रहे थे। तो जब हम जनरल अयूब जहाँ पे बैठे थे और 50 गज रेस और रह गई थी, 150 गज हम दौड़ चुके थे और मैं अब्दुल खालिक को बीट कर रहा था, तो वो भी खड़े हो गए, जनाब भी कहने लगे कमान अब्दुल खालिक, कमान अब्दुल खालिक। तो मैंने जब उसको बीट किया, मैंने करीबन 10-15 गज से, तो पीछे एक मक्खन सिंह था मेरे साथ दौड़ने के लिए, इंडिया वाला गया हुआ था, वो भी उसको बीट कर गया। तो मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा कि जिस आदमी ने लाहौर के अंदर आके हमारे अब्दुल खालिक को हराया है, उसको कहो कि स्टेडियम का एक चक्कर लगाए। तो बेटे, मैंने धीरे धीरे एक राउंड लगाया और जहाँ पे 60,000 आदमी बैठा था, मैं ऐसे ऐसे करता हुआ गया। और पेपर वालों ने ये भी लिखा है कि जहाँ पे 60,000 आदमी, 10,000 औरत बुरके वाली बैठी थी, और उन्होंने भी बुरका उठा के देखा कि ये सिंह है जिसने आके हमारे अब्दुल खालिक को यहाँ पे हराया है। तो वो चीज़ मुझे भूली नहीं जा सकती। फिर जब हम विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हुए, तो जनरल अयूब आया जब गार्लैंड करने के लिए। तो जनरल अयूब कहता है, मिल्खा जी आप आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आके दौड़े नहीं हो, उड़े हो, तो इसलिए पाकिस्तान जो है आपको फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। तो अगर आज मिल्खा सिंह का नाम दुनिया में मशहूर है, या इंडिया का नाम दुनिया में मशहूर है, तो इसीलिए है कि जनरल अयूब ने ये जो लफ्ज़ कहे, ये लफ्ज़ जो है सारी दुनिया में फैले कि फ्लाइंग सिख का नाम जो है उन्होंने दिया था, जनरल अयूब ने दिया था। इसका क्रेडिट जनरल अयूब ये कहते हैं तो कैसा महसूस किया? मैंने बहुत प्राउड महसूस किया कि पाकिस्तान वालों ने जब ये खिताब दिया तो एक बहुत बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, और इसका क्रेडिट जो है मैं पाकिस्तान को देता हूँ या जनरल अयूब को देता हूँ। और जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि आपकी बायोग्राफी में भी मैंने पढ़ा कि बहुत सारे डार्क डेज से भी आप गुजरे हैं। सो लाइफ में बड़े सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप गिव अप कर देते हो कि अब बस बहुत हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप निकले हो, संघर्ष भरी आपके जीवन रहा है जो इनिशियल स्टेज में। तो आप बाकी सारे लोगों को क्या गाइड करोगे जब इस तरह की प्रॉब्लम या फेज़ आता है, उसको कैसे ओवरकम करना है? बच्चे देखो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने शेर तो वो पहले ही कहा था जी।
उस शेर का मीनिंग ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो ज़मीन से उठ के आसमान को छू लेता है। मिल्खा सिंह की स्टोरी तो सबको मालूम है। बिल्कुल। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं मोदी जी के बारे में कहता हूँ कि मोदी जी के बारे में लोग सब कहते हैं कि चाय बेचने वाला था। हम नहीं कहते, वो खुद भी कहते हैं कि मैं चाय बेचता था। कितनी बड़ी बात है कि चाय बेचने वाला आदमी हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना। कितने पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं, कितने अच्छे से अच्छे पॉलिटिशियन पढ़े हैं, उनको सबको बीट करके और ये आदमी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना। तो इसके अंदर क्या थी? विल पावर थी, हार्ड वर्क करने का मादा था कि मैंने ये करना ही करना है, मरना है, ये करना है। अब इसके बाद ओबामा की बात सुनिए। ओबामा का नाम आपने सुना है कि यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, ठीक है ना? जी। और ओबामा कौन से खानदान से आते थे? ओबामा का जो ग्रैंडफादर था वो आर्मी के अंदर कुक था। ओबामा का जो फादर था वो भेड़ बकरियां चराया करता था। मगर उसमें हिम्मत देखो कि कहाँ से उठा वो, नीचे से उठ के, और इतनी पावरफुल कंट्री का वो प्रेसिडेंट बना। हम ये भी जानना चाहते हैं कि मिल्खा सिंह के अपने एथलेटिक करियर में सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा, कौन रहा? हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जब मैं सिलेक्ट हुआ, देखो हर फील्ड के अंदर जेलसी होती है। बिल्कुल। जेलसी ये थी कि जो लड़के पहले ही इंडिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, उन तीनों आदमियों ने कोशिश की कि मिल्खा सिंह की टांगें तोड़ दो, क्योंकि उसको मालूम था, उनको मालूम था कि मिल्खा सिंह आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि हमें एक दिन बीट कर जाए। तो उन्होंने रात को कंबल डाल के मेरी टांगों के बाद डंडे मारे, सिर के अंदर डंडे मारे, क्योंकि इसकी टांगें टूट जाएं। और कल ट्रायल था जिसके अंदर मेलबर्न के लिए टीम सेलेक्ट होनी थी 1956 ओलंपिक गेम्स के लिए। तो ये पटियाला की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जब उन्होंने डंडे मारे तो अब मेरी टांगों में सारे नील पड़ गए, सारा सिर में से खून निकल रहा है। तो मैंने जब हाय हाय की आवाज़ें आई तो रात को तो लाइट ऑफ होती है, 10 बजे जवान बैरक में सो जाते हैं। तो जब लाइट ऑन की जाके तो तब तक वो भाग गए थे मार के, पता ही नहीं कौन मार के गया। मगर मुझे मालूम था अंदर से कि कौन लोग मेरे से जेलसी फील करते हैं और किन किन लोगों ने ये काम किया, मगर मैंने उनका नाम नहीं लिया। तो हुआ ये कि नेक्स्ट डे दौड़ थी और उस दौड़ के अंदर मुझे डॉक्टर ने मना किया, मेरे कोच ने मना किया कि तुम्हारी डेथ हो सकती है क्योंकि तुम्हें बुखार है, मत दौड़ो, चोटें लगी हुई हैं पाँव में। मैंने कहा नहीं, आपने फिल्म में भी देखा होगा जी। मेरी टांगों में से खून निकल रहा है, फिर भी मैं भागा। मैंने उन लोगों को बीट किया और सिलेक्ट हुआ मेलबर्न के लिए और चला गया वहाँ मेलबर्न। आपने जो पूछा कि मेरा इंस्पायर करने के लिए मुझे कौन आदमी था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आदमी फर्स्ट आया था 400 मीटर के अंदर, वो उस आदमी ने मुझे इंस्पायर किया। और मैं उस आदमी के पास, आपको मालूम होना चाहिए कि ओलंपिक विलेज होता है जी। उस विलेज के अंदर यहाँ पाकिस्तान रह रहा है, यहाँ इंडिया रह रहा है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, यहाँ यूएसए की टीम रह रही है, तो पास पास होते हैं बिल्कुल। तो 2 मिनट की वॉक थी, मैं वहाँ से अपने कमरे से निकला और मैंने कहा मैं इस आदमी से, जो आदमी फर्स्ट आया 4, क्योंकि मैं तो पहले राउंड में बाहर हो गया, बाहर होने के बाद मैंने कसम खाई, मैंने कहा जब तक मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मैं उस आदमी से मिला। उस आदमी, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना आती थी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। और मेरे साथ जो था एक रूममेट जो था महेंद्र सिंह, लॉन्ग जंपर, वो भी सिलेक्ट हुआ था इंडिया की तरफ से लॉन्ग जंप के अंदर जी। तो वो, उसको मैंने साथ लिया। उसने 10वीं की हुई थी, मगर गांव के लोग ऐसे होते हैं कि आपको मालूम है 10वीं पढ़ा हो तो उसको इंग्लिश कहाँ आती होगी बेचारे को, उस येस एंड नो के बगैर तो उसको जानता ही नहीं है कुछ भी। तो मैंने उसको साथ लिया। मैंने कहा चल यार, उस लड़के से मैंने बात करनी है, पूछना है कि वो किस तरह से ट्रेनिंग करता है, किस तरह से रहता है, क्या खाता है वो जी। तो वो सारी चीज़ मैंने पता करनी है। तो हम वो अमेरिकन टीम के गए वहाँ पे और जाके मैंने उस आदमी से बात की। तो मेरे महेंद्र सिंह ने मुझे समझाया कि मिल्खा सिंह 400 मीटर। तो वो, उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। प्रेस वाले बाहर बैठे थे, टीवी वाले बाहर बैठे थे।
तो उसने कहा आई एम सॉरी आई हैव नो टाइम टुडे, कैन यू कम टुमारो। हम दोबारा कल पहुंच गए। फिर पहुंचे तो फिर उस आदमी से मैंने बात की, उसने सारी चीज़ मुझे लिख के दी कि मैं कितनी क्रॉस कंट्री करता हूँ, कितनी वेट ट्रेनिंग करता हूँ, कितनी हिल रनिंग करता हूँ, कितनी सैंड रनिंग करता हूँ, क्या मेरा प्रोग्राम रहता है सारे साल का। वो सारा उसने मुझे लिख के दिया। और जब मैं लिख के लेके आया इंडिया के अंदर, आपको मालूम होगा, आपने फिल्म में सीन भी देखा होगा कि मैंने अपने कोच से पूछा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, तो उसने बताया कि 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है। तो वह मैंने लिखा और मैंने दिल्ली जब पहुंचा, एयरपोर्ट पर लैंड किया, मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूँगा मैं चैन से नहीं बैठूँगा। कितनी बार मैं डेथ बेड पे रहा, कितनी बार मुझे ऑक्सीजन लगी रही, कितनी बार मैं फेंट हो गया दौड़ते दौड़ते, मगर इरादा इतना मजबूत था। इसका क्रेडिट जो है मैं अपने कोच को देता हूँ, इसका क्रेडिट जो है मैं अपने साथियों को देता हूँ कि उन लोगों ने कहा नहीं मिल्खा जी आपने बढ़ना ही बढ़ना है, आप बढ़। मेरा कोच जो था मुझे ये कहता था, मिल्खा जी आप मौत से मत डरो, ये मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के नज़दीक पहुँच गए हैं, आप बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपके उस समय की अगर ट्रेनिंग टेक्निक्स, एथलेटिक्स की बात की जाए और आज की बात की जाए तो क्या डिफरेंस, क्या अंतर आज आप देखते हैं? बच्चे, ये बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया है। हमारे ज़माने में 3 स्पोर्ट्समैन ऐसे हुए हैं जिनको एक धेला नहीं मिला, एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया। पहले नंबर पे हुआ करते थे ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद का नाम आपने सुना है? हॉकी की। मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी प्लेयर जो है आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। हिटलर ने भी कहा था कि इसकी हॉकी बदल दो, इस हॉकी के साथ कोई मेटल लगा हुआ है, वो मेटल नहीं। हिटलर ने रेदर उनको इनविटेशन भी दिया था, इनविटेशन दिया था, देश के प्रति इतना प्रेम था, उन्होंने बिल्कुल। मना कर उन्होंने दिया। कहा था कि आप जर्मनी में आकर रह सकते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए ध्यानचंद जी, आपको क्या चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। यही मैं जानना चाहती हूँ, फिर मिल्खा सिंह जैसे और ध्यानचंद जैसे जो प्लेयर हैं आज क्यों नहीं पैदा हो रहे, कौन जिम्मेवार है? बच्चे, बात ये है कि हमारे ज़माने में सिर्फ नाम हुआ करता था। मैंने आपसे कहा कि अगर हम मरते थे तो हिंदुस्तान के, इंडिया के नाम से मरते थे, अगर मरते थे तो तालियों की गूंज से मरते थे कि आज फलाने ने मेरे लिए ताली बजा दी, उसी के लिए हम जान दे देते थे। और मैं आपको बता रहा था, ये 3 स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिनको एक पैसा भी नहीं मिला, मगर आज हिंदुस्तान के अंदर कितना पैसा है। आपने देखा है कि जो बैडमिंटन लड़की हमारी जीती हैं उनको कितना पैसा मिला है, करोड़ों के अंदर। जो हमारे क्रिकेटर हैं करोड़ों के अंदर कमा रहे हैं। इसी तरह बॉक्सर हैं, रेसलर हैं, कितने लोग हैं जो जिनको करोड़ों रुपए मिले हैं, मगर हमें किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। तो आजकल फ़र्क ये है। मगर स्टैंडर्ड आपने कहा ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जितनी मेहनत हम लोगों ने की है, जितनी मेहनत मेजर ध्यानचंद ने की है, जितनी लाला अमरनाथ ने की है, कोई आदमी नहीं कर पाया। मेजर ध्यानचंद जी मुझे बताते थे कि मैं 500 बॉल हॉकी गोल पोस्ट में से निकालता था, साइकिल का टायर वो बीच में बांध देते थे, लेफ्ट से, राइट से, सामने से, उसके टायर के अंदर से वो 500 बॉलें गुजारते थे। अब जो आदमी साइकिल टायर में से बॉलें गुजार सकता है तो आपको मालूम है हॉकी गोल पोस्ट कितना बड़ा होता है। वो गोली को डॉज करना इधर उधर से बड़ी मामूली बात थी उनके लिए। तो ये मेहनत थी। आज मिल्खा सिंह का नाम दुनिया में है तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। आज कितना पैसा है इंडिया के अंदर, कितने स्टेडियम हैं इंडिया के अंदर, कितने कोचेज हैं हिंदुस्तान के अंदर, कितने लोग हेल्प करने वाले हैं स्पोर्ट्स वालों को, मगर हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया। आपने ऑलमोस्ट इंटरनेशनल, अगर मैं रेसेस की बात करूं तो 80 के करीब आपने खेली और 77 में विक्ट्री हासिल की, और यही समझा जाता था कि जहां मिल्खा सिंह है तो वो ही जीतेंगे, मतलब ये बिल्कुल सही बात। तो आपके उस समय की मैं बात कर रही हूँ कि उस समय एथलेटिक्स में आपके लेवल का कोई और, आपके स्टेचर का कोई और एथलीट क्यों नहीं पैदा हुआ, क्यों नहीं बना? नहीं, उस टाइम तो बच्चे, मैंने आपको बताया कि इट वाज ओनली हार्ड वर्क। आपने कहा कि आजकल के ज़माने में क्यों नहीं बच्चे बन रहे हैं। उस टाइम भी और आज उस टाइम हमारी मेहनत हुआ करती थी, लगन हुआ करती थी, नाम था, तो उसको मेंटेन करने के लिए हार्ड वर्क करते थे, रात दिन लगे रहते थे, लाख दिन। आज रेस जीता हूँ मैं कभी रेस्ट नहीं करता था, पूरा साल ट्रेनिंग करता था, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, लगा रहता था, 6 घंटे रोज़ दौड़ता था। जी।
तो वो मेहनत थी सारी मेरी। मैंने इतनी रेसेज, इंटरनेशनल रेसेज जीती हैं जिसके अंदर 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। हम और उस रेस के बारे में भी जानना चाहते हैं। रोम ओलंपिक की बात करूंगी मैं, जिसमें आप जीते जीते आपने वो मेडल खो दिया, और आपने तो खोया, साथ में भारत ने एक मेडल खोया और आपको बड़ा मलाल रहा, जिसका पछतावा मैंने सुना है आज भी आपको है। वो क्या किस्सा था? बिल्कुल सही बात है कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि रोम ओलंपिक से पहले जो आपने बताया कि 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी, 77 जीती, 70 बार मैंने इंडिया का तिरंगा झंडा लहराया और नेशनल एंथम बजाया। और ये दुनिया सारी को यकीन हो गया था कि अगर 400 मीटर कोई जीतेगा रोम ओलंपिक के अंदर 1960 के अंदर, वो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। क्योंकि जब मैं दौड़ता था, आपको मालूम है, पेरिस में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, लंदन में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, मॉस्को में दौड़ा USA में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, हर जगह मिल्खा सिंह जीतता जा रहा था। तो उनको यकीन था भाई यही जीतेगा मेडल। तो वो मेरी बैड लक थी, इंडिया की बैड लक थी। तो वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया। मगर मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, मरने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये सब लोग सुन रहे हैं इस टीवी को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिया में से कोई न कोई नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो आगे बढ़ के 400 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल ले, जो मेरे हाथ से गिर गया, तिरंगा झंडा जाके लहराए, नेशनल एंथम बजाए, वो देख के जाऊं तो मुझे खुशी होगी। जिंदगी में आपने बहुत सारे फेजेस देखे हैं, कोई ऐसा फेज जो आज भी अगर भगवान आपको मौका दे और आप कहो कि आप चाहते हो कि मैं ये दोबारा जीना चाहता हूँ, ये दोबारा करना चाहता हूँ, बच्चे मैं तो मानता नहीं कि जन्म दोबारा मिलता है, भगवान देता है किसी को। मेरी बीवी तो बहुत बिलीव करती है कि नेक्स्ट जन्म है, मगर मैं नहीं मानता। जो कुछ है यही है जो हम बैठे हैं। कितनी दुनिया आई आकर चली गई, किसी ने बताया है कि मेरा जन्म जो है फलानी जगह होगा? नहीं, कोई नहीं बता पाता, ना ही कोई नेक्स्ट जन्म है। अगर आज आपको मौका मिले, इतने साल का सफ़र आपका रहा, तो आपको कौन सा वो फेज आप दोबारा रिपीट करना चाहेंगे? यही जो मैंने किया है उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा। और मैं आपको बता रहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमारे जो बच्चे हैं इनमें से ये इनको आगे बढ़ के और जाके गोल्ड मेडल लेना चाहिए जो मेरे हाथ से गिर गया। तो ये है मेरी आखिरी ख्वाहिश। अब ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे खुशी है। एक टोक्यो ओलंपिक्स बड़ी फेमस रही, उसमें हुआ ये कि आपके कोई फटे पुराने जूते थे जो आप एक होटल के कमरे में छोड़ आते हैं, लेकिन वो जूते आपका पीछा नहीं छोड़ते, आप वापस इंडिया आ जाते हैं और वो एक पार्सल, जापान से पार्सल आता है और शायद मेरे ख्याल से आपने 85 रुपीज़ उस पार्सल के दिए और उसके बाद फिर वो जूतों की जो ऑक्शन है 24 लाख की होती है। वो किस्सा क्या था? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब टोक्यो में ओलंपिक में गया 64 के अंदर दौड़ने के लिए जी, तो मेरे कमरे के अंदर जूते भूल जाता है आदमी, कोई ना कोई चीज़ भूल जाता है, वो कहीं चारपाई के नीचे पड़े रह गए। तो उन लोगों का करैक्टर देखो कि उन्होंने वो जूते मेरे नाम से पार्सल किए और यहाँ इंडिया के अंदर आए, जापान से वापस आए। और फिल्म बनने से पहले फरहान अख्तर जिसने मेरे मिल्खा सिंह का काम किया है, मिल्खा सिंह बना है जो भाग मिल्खा भाग फिल्म के अंदर, तो वो जूते मैंने उसको प्रेजेंट किए और वो उन जूतों पे सेल हुई उन जूतों की, और 25 लाख रुपया उस ज़माने के अंदर मिलना कितनी बड़ी बात है। 25 लाख रुपया किसी ने कहा कि मुझे मिल्खा सिंह के वो शूज़ चाहिए जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, और वो शूज़ उन्होंने रखे और मैंने फरहान अख्तर को दिए ये शूज़ जो हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की। फ़िल्म फरहान अख्तर ने जो काम किया है और जो डायरेक्टर ने प्रसून जोशी राइटर थे और प्रदीप मेहरा जो डायरेक्टर थे फिल्म के, जो इन्होंने फिल्म बनाई है कमाल कर दी है। सारी दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि वाकई उन्होंने, मुझे लगता है वो आपकी जो फिल्म थी आपकी ऑटोबायोग्राफी से काफ़ी इंस्पायर थे। बड़े सारे डायरेक्टर्स ने आपको अप्रोच किया था, द रेस ऑफ माई लाइफ, जो आपने अपनी बेटी सोनिया के साथ लिखी है। मैं यही समझना चाहती हूँ, बाद में वो फिल्म बनी, आपके जहन में क्या आया? क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन थे कि आपने अपनी बेटी के साथ अपनी आत्मकथा लिखने का सोचा, या उसको लिखा, या उसको शब्दों में आप सारी चीज़ें लिखे? क्योंकि अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो वो जो लास्ट लाइंस हैं वो आपकी पूरी जर्नी का एक सार है। बड़ा ही वो काफ़ी दर्द भरी
बातें भी हैं उसमें, शायद वो पूरी मूवी में उस तरह डिस्क्राइब शायद नहीं हो पाई जो आपने अपनी आत्मकथा बच्चे में बात लिखा है। ये है कि अगर वो मिल्खा सिंह की लाइफ पे पूरी फिल्म बनाना चाहते तो कम से कम भी 15-20 घंटे की फिल्म बनती, जी कम से कम। मगर वो मेन चीज़ें लेके उन्होंने वो फिल्म तैयार की, और इसका क्रेडिट मैं अपने बेटे को देता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा आपको मालूम है कि इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है। जी, ये पहली फैमिली है इंडिया के अंदर जिस घर के अंदर 2 पद्मश्री। मैं यही जानना चाहती हूँ कि घर में 2 पद्मश्री हैं तो किस तरह का माहौल रहता है? वो बच्चे बात ये थी कि भाई जब सारे डायरेक्टर बॉम्बे से आए और हर डायरेक्टर ये चाहता था कि हम मिल्खा सिंह की स्टोरी लें, तो किसी ने मुझे 1.5 करोड़ ऑफ़र किया, किसी ने 1 करोड़ ऑफ़र किया, किसी ने मुझे 3 करोड़ तक भी ऑफ़र किया, भी 1.5 करोड़ हम पहले दे देंगे और 1.5 करोड़ हम फिल्म चलने के बाद दे देंगे। अच्छा, ये 1 रुपए वाला रहस्य जो आपने फिल्म डायरेक्टर को बोला, उन्होंने बोला कि आपकी सर फीस कितनी है, तो आपने बोला जो फिल्म आप पे बनी है भाग मिल्खा भाग, आपने 1 रुपया हाँ, बोला कि मैं 1 रुपी लूंगा आपसे। बिल्कुल ठीक है। एंड वो डायरेक्टर इतने ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो डिफरेंट सा 1 रुपी ढूंढने के लिए निकलता है कि मैं कैसे, मतलब एक आपके सम्मान के लिए ऑफ कोर्स, है ना? हाँ। तो आपके जहन में क्या आया कि आपने जो फीस मूवी की रखी है, हालांकि उस नहीं बेटे, मैं फिल्म आपको का बजट 30 करोड़ था मैं और आपको 160 करोड़ फिल्म ने कमाया। इसके थोड़ा सा मैं स्टोरी के बारे में आपको बताना जी। चाहता हूँ कि जब सारे डायरेक्टर यहाँ पे बैठे थे बॉम्बे से आए हुए, जी तो मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठा था, जीव मिल्खा सिंह। आपको मालूम है कि इज़ ए इंटरनेशनल फेम गोल्फर, या सारी दुनिया में उसने भी नाम कमाया है। तो मुझे कहता है पापा मैंने आपसे 1 सेकंड के लिए बात करनी है। वो मुझे अलग कमरे में ले गया, मुझे कहता है पापा हमें पैसा नहीं चाहिए, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। और मैं हैरान रह गया, मैंने कहा आजकल के ज़माने में पैसा कौन छोड़ता है, जी और 3 करोड़ रुपया मिल रहा है और ये कहता है कि नहीं। तो मुझे अंदर जाकर कमरे में कहता है पापा अगर हमने स्टोरी देनी है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा को देनी है। मैंने कहा क्यों बेटे, क्या बात है? उसकी वजह ये थी कि जब ये गोल्फ खेलता था तो ये जब होटल में आके कमरे में आता था तो ये एक इंडियन फिल्म रोज़ रात को देखता है। अच्छा, तो इसने कहीं रंग दे बसंती देखी होगी, जी 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 तो वो रंग दे बसंती जो थी वो इसको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो वो मुझे कहता है पापा इसने रंग दे बसंती जो बनाई है, मैंने तो 1960 के बाद कोई फिल्म देखी नहीं, मुझे नहीं मालूम थी कि कौन एक्टर अच्छा है, कौन डायरेक्टर अच्छा है। तो ये मेरे बेटे का ही फैसला था कि ये स्टोरी देनी है तो डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा को देनी है और 1 रुपए में देनी है, हमने इससे पैसा नहीं चार्ज करना। तो ये सारा फैसला उसका था मतलब बेटे। उसके पीछे का सारा ये आप बता रहे हो, और आपके बेटे की। ओम प्रकाश मेहरा ने मुझे भेजा 1 रुपया, वो भी 1958 का, जब मैंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। सुना आप काफी इमोशनल भी हो गए थे। हाँ, रोया था मैं, विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा था जब क्वीन ने मेरे गले के अंदर मेडल डाला, और मैं रो रहा था कि 1 लाख अंग्रेज जो था वो स्टेडियम में खड़ा था और तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था, नेशनल एंथम बज रहा था। तो वो तो खुशी के आंसू थे, रो रहा था उस टाइम। तो मैं आपको बेटे ये बता रहा था कि जो सारी चीज़ें जो बनी हैं, जो हुई हैं ना, ये मेरे बेटे को क्रेडिट जाता है कि ये जो फिल्म इतनी अच्छी बनाई है, उन्होंने सब कुछ किया है, ये इसका फैसला था सारा। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आज हम चाहे एथलेटिक्स है चाहे स्पोर्ट्स की बात करें तो ड्रग कल्चर बड़ा हम देख रहे हैं आजकल प्लेयर्स में है। इसको आप कैसे देखते हैं कि कौन लेके आ रहा है, आखिरकार इसके पीछे कौन आपको लग रहा है? बच्चे देखो, ड्रग्स जो है सारी दुनिया में फैली हुई है और ये कैंसर की तरह फैली हुई मैं है। स्पोर्ट्स की अगर बात करूं, स्पोर्ट्स के अंदर भी जो है गलत है। मैं कहता हूँ कि सारा जो आपने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल ठीक है कि ड्रग्स हमारे बच्चे लेते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। एक बार नहीं, मैं 20 बार इंटरव्यू पे कह चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि जो बच्चे एशिया के अंदर गोल्ड मेडल जीतते हैं या किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे जीतते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, ड्रग्स टेस्ट होता है तो पकड़े जाते हैं, तो उसमें देश की बदनामी होती है। उनके माँ बाप की बदनामी तो है ही, उनकी बदनामी तो है ही, मगर कंट्री की बदनामी होती है कि ये फलाना लड़का फलानी लड़की जो है ये ड्रग्स में पकड़ी गई और उसका गोल्ड मेडल वापस हो गया। तो मैं बच्चों से यही एडवाइस करूँगा कि आप मेहनत कीजिए, आप ड्रग्स के पीछे मत जाइए। ड्रग्स आपको एक दिन रिजल्ट दे देगी, पकड़े जाओगे
और इसमें सारे देश की बदनामी मैं होगी। यही समझना चाह रही हूँ कि कौन उनको ये गाइड कर रहा है कि आप ये लोगे तो ज्यादा तेज भागने लग जाओगे। बच्चे ये गाइड करने वाले कोचेज होते हैं, गाइड करने वाले डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर टीमों के साथ होते हैं, वो कहते हैं ये खा लो तो इससे आपकी ताकत आप में ज़्यादा आ जाएगी। मगर मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मेहनत से ज्यादा वो शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हाँ, हैं वो शॉर्टकट जीत का के रास्ता लिए। लेते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं। कि लाइफ में बड़ी सारी जीत की अगर बात की, बड़ी सारी आपने विक्ट्रीज की चर्चाएं तो अमूमन हम देखते हैं, सुनते हैं। कुछ इस तरह की हारें भी आपने काफ़ी देखी हैं, कोई ऐसा वाक़या आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बच्चे हारें मैंने देखी हैं। जब जो मैं रोम ओलंपिक के अंदर रेस हारा ना, वो मैं बहुत ही रोया रात को, बहुत रोया। ज़िंदगी में 3-4 बार रोया हूँ। एक बार तो जब मेरे माँ बाप मारे गए तब, या मैंने जो मेरी फिल्म बनी है जब मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दूसरी बार मैं रोया रोम ओलंपिक के अंदर, तीसरी बार जब मैं रेस मेरे हाथ से निकल गई, वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया, तब बहुत रोया मैं। और मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है। तो बच्चे, मुझे खुशी है कि मुझे अप्रोच किया इस इंटरव्यू के लिए। मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के और अपने देश का नाम ऊंचा कीजिए और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। हाथों की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। सो ये पंक्तियाँ बिल्कुल ठीक बैठती हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जिंदगी पे। सो ये थे हमारे साथ लिविंग लेजेंड मिल्खा सिंह।